नमस्कार साथियों, मैंने करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो बनाया है जो खास तौर पर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और आरओ यारो का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो रहेगा। 2023 का पूरा संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छांटे हैं जिनको मैंने शामिल किया है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर पहला बोलता हूँ। सब प्रश्न महत्वपूर्ण है, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। स्टेचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? बताइए सभी लोग। स्टेचू ऑफ वननेस, तो इसका आंसर होगा आदि गुरु शंकराचार्य। कौन सा होगा भैया? आदि गुरु शंकराचार्य। ये प्रतिमा कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा का नाम क्या है, तो इसका नाम है समानता की मूर्ति। समानता की मूर्ति। इंग्लिश में अगर पूछा जाए, एग्जाम में आ जाए, तो इसको बोलते हैं स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, ध्यान रखना बाबू। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ध्यान रखना। अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थापित हुई उसका नाम है स्टेचू ऑफ नॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए स्टेचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है, तो आप बताएंगे अंबेडकर की है। ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि पटेल की प्रतिमा का नाम क्या है, तो पटेल की प्रतिमा का नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रिपीट कर रहा हूं, स्टेचू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है, मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी या समानता की मूर्ति रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि आपकी हैदराबाद में स्थित है। स्टेचू ऑफ नॉलेज अंबेडकर की प्रतिमा है जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। और स्टेचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि आपकी गुजरात में है। इसके अलावा भी और देखिए इस वीडियो से संबंधित अगला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये किसकी प्रतिमा है, तो ये भैया बंगलौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बंगलौर में। और ये प्रतिमा किसकी है? ये श्रीनाथ कैंपेगौंडा की प्रतिमा है। कैंपेगौंडा की प्रतिमा है और ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है, तो स्टेचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थित है और यह प्रतिमा है जैन संत विजय वल्लभ सूरी की। विजय वल्लभ सूरी की। ये सब 2023 में लगाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाए स्टेचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है, तो स्टेचू ऑफ बिलीफ को बोलते हैं विश्वास की प्रतिमा। विश्वास की प्रतिमा। और ये प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है। भगवान शिव की प्रतिमा है। याद रहेगा भैया। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वो बंगलौर में स्थित है। श्रीनाथ कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा राजस्थान में है। यह जैन संत विजय वल्लभ सूरी की है। स्टेचू ऑफ बिलीफ विश्वास की प्रतिमा है और यह भगवान शिव की है। ओके जान। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए। यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है, तो मेरी जान इसका आंसर होगा संगीत का शहर घोषित किया है ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश को। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को ने किस शहर को साहित्य का शहर 2023 में घोषित किया है, तो इसका आंसर होगा कोझिकोड। ये साहित्य का शहर है। साहित्य का शहर है और ये स्थित है भैया केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। इस साहित्य का शहर है और केरल में स्थित है। फिर रिपीट कर रहा हूं, संगीत का शहर ग्वालियर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया और साहित्य का शहर कोझिकोड केरल को घोषित किया गया 2023 में यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ कि शांति का नोबेल 2023 किसे दिया गया? बताइए भैया, शांति का नोबेल 2023 किसको दिया गया? तो इसका आंसर देख लीजिए, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाउडिया गोल्डन को कौन सा पुरस्कार दिया गया, यानी कौन सा नोबेल दिया गया, या जॉन फास को कौन सा नोबेल दिया गया, तो इसके बारे में समझ लें। इनको दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल। किसको? क्लाउडिया को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल, याद रखना। और जॉन फॉस को दिया गया है साहित्य का नोबेल। किसका नोबेल? साहित्य का नोबेल, याद रखना। रिपीट, शांति का नोबेल दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है 2023 में क्लाउडिया गोल्डन को और साहित्य का नोबेल मिला है जॉन फॉस को। चलो भाई आगे आ जाओ। आगे और है क्वेश्चन।
कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो जान इसका आंसर होगा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और हम पढ़ते हैं, मैंने भारत के प्रथम 2023 में जो काम हुए हैं उनको भी शामिल किया है। अब आपको बताना कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है, तो इसका आंसर बताइए कोई। भारत का पहला वेटलैंड शहर तो घोषित हुआ है भैया मेरे उदयपुर। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, बिल्कुल सही। प्रथम मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ खोला गया, तो इसका आंसर रहेगा केरल। प्रथम निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया, तो इसका आंसर रहेगा केरल। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो भी आंसर रहेगा केरल। प्रथम पूर्ण रूप से ई शासित राज्य अगर पूछा जाए, इंटरनेट से शासित राज्य अगर पूछा जाए तो भी आप क्या बताएंगे? केरल। जल बजट जारी करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो भी आप बताएंगे केरल। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत का पहला वेटलैंड शहर पूछा जाए तो उदयपुर, राजस्थान। प्रथम मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र तो केरल। प्रथम निर्माण नवाचार केंद्र तो केरल। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य तो केरल। प्रथम पूर्ण रूप से ई शासित राज्य, इंटरनेट द्वारा संचालित राज्य कौन सा है, तो केरल। और जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। आगे आए भाई, कम समय में ज्यादा बता दूंगा मैं, बहुत कम समय में। युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किनके लिए? युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है मेरा युवा भारत। और अगर पूछा जाए कि उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो संसद भवन ने। जो अपनी नई संसद भवन है उसमें एंट्री के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? मेरा युवा भारत। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लड वॉच ऐप क्यों लॉन्च हुआ, तो फ्लड वॉच ऐप एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिससे बाढ़ से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाढ़ से संबंधित चेतावनी या जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो फ्लड वॉच ऐप। ये बाढ़ के लिए है बाबू, इसके लिए बाढ़ के लिए। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन, तो इसका आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। कौन सा होगा? गांधीनगर, गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए, इसमें फिर एक प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, अब तो यूरिया लिक्विड में आने लगी ना, तो नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ लगाया गया? तो कलोल, गुजरात। और इंदौर में अगर पूछा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा, सुनते रहना पूरा वीडियो देखते रहना, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट अगर पूछा जाए, बायो सीएनजी प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट पूछा जाए कहां लगा है, तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला नैनो डीएपी प्लांट गांधीनगर, गुजरात। देश का पहला नैनो यूरिया, ध्यान रखना, नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट तो कलोल, गुजरात। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट अगर आपसे पूछा जाए तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 पर। भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस की शुरुआत किस शहर से की गई? तो भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस की शुरुआत हुई थी मेरी भाई दिल्ली से।
कहां से हुई है? दिल्ली से। तो भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बस कहां चलाई गई? दिल्ली में। तो इसमें कुछ ज्यादा हमको बताना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया मेरे 8 पर। 8 में लिखा हुआ है कि 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? 13वीं महारत्न कंपनी किसको बनाया गया? ये थोड़ा गलत लिखा है, इसका नाम होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। किसको घोषित किया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। फिर मैं लिख दे रहा हूं ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब 2023 में कितनी महारत्न कंपनी हो चुकी हैं? 13। और एक बात और याद रखना, अब जो नवरत्न कंपनी थी उनकी संख्या 16 हो चुकी है। 2 नवरत्न कंपनियां हमने और जोड़ रखी हैं, एक तो है राइट्स और एक है इरकॉन। इन दोनों को अब नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। और ये दोनों कंपनियां रेलवे की हैं। किसकी हैं भैया? रेलवे की कंपनियां हैं। और अब ये नवरत्न कंपनियां हो गई और इनकी संख्या कितनी हो गई? अब 16 हो गई। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि महारत्न कंपनी कितनी है तो 13। हाल ही में किसको दर्जा मिला? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। और नवरत्न कंपनी कितनी हो गई? 16। हाल ही में किन 2 कंपनियों को हमने दर्जा दिया? तो एक राइट्स लिमिटेड और एक इरकॉन लिमिटेड, जो कि रेलवे की कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। प्रधानमंत्री ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा नमो भारत शुरू की? रिपीट कर रहा हूं, सुनते रहना। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा जिसका नाम क्या है? नमो भारत शुरू की है। तो इसका आंसर होगा साहिबाबाद। ये साहिबाबाद पड़ता है गाजियाबाद में। कहां पड़ता है भैया? गाजियाबाद में। और यहीं से इस सेवा का शुभारंभ हुआ है। ठीक भाई, याद रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 10। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में घोल मछली है, उसको हमने राजकीय मछली का दर्जा दे दिया। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11 पर। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? तो इसका आंसर होगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है। आगे और सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और कौन सा देश वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास करते हैं, तो भारत और अमेरिका। अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है। मित्र शक्ति पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका। काजिंद पूछा जाए तो भारत और कजाकिस्तान। ठीक भाई, याद रखना। संप्रीति पूछा जाए तो भारत और बांग्लादेश। वरुण पूछा जाए तो भारत और फ्रांस। और मालाबार पूछा जाए तो मालाबार जो होता है वो 4 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है। और 4 देश कौन कौन से? क्वाड। वो देश है क्वाड देश। इन क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में कौन कौन कंट्रियां आ जाती हैं? मैं लिख दे रहा हूं। एक तो आता है भारत, दूसरा आता है अमेरिका, तीसरा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और चौथा आ जाता है आपका जापान। ओके जान। वज्र प्रहार हो गया भारत अमेरिका, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, काजिंद भारत और कजाकिस्तान, संप्रीति भारत और बांग्लादेश, वरुण भारत और फ्रांस और मालाबार हो गया क्वाड देशों के बीच में भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ कि ओबीसी एससी और एसटी के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किस राज्य ने कर दिया है? तो इसका आंसर होगा बिहार। क्योंकि बिहार में भी जाति जनगणना हुई थी तो वहां पर ये देखा गया कि ओबीसी एससी एसटी ज्यादा हैं, सामान्य वर्ग के लोग कम हैं, तो उन्होंने इस आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? पहले आप वीजा से जाते थे, अब बिना वीजा के यात्रा करेंगे। तो इसका आंसर होगा बाबू थाईलैंड। कौन सा होगा? थाईलैंड। और थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहत है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहत है। और थाईलैंड को आपको मालूम होगा सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। सफेद हाथियों का
देश भी कहा जाता है। क्लियर? बिना वीजा के जाओ अब थाईलैंड में। अगला, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी कपास ब्रांड का नाम क्या है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में एक नया कपास ब्रांड जारी किया है। उस नए कपास का नाम क्या है? तो उसका नाम है बाबू कस्तूरी कॉटन। जैसे कस्तूरी महकती है वैसी इसकी सुगंध बहकेगी। ठीक भाई? तो नया कपड़ा, जो कपड़ा मंत्रालय ने नया कपास ब्रांड जारी किया है, उस कपास ब्रांड का नाम रहेगा कस्तूरी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। R21 किस बीमारी का टीका हाल ही में विकसित किया गया? R21 किस बीमारी का टीका हाल ही में विकसित किया गया? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। R21 जो टीका है वो मलेरिया के लिए बनाया गया है। ठीक भाई? अगला, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वहीदा रहमान को। किसको दिया गया भैया? वहीदा रहमान को। इस बात को सभी लोग याद रखना। अगला भाई, इसमें और एक दो पुरस्कार हम देख लें। अगर आपसे पूछा जाए कि 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया, तो इसका आंसर रहेगा 2023 में रवि कन्नन को। रवि कन्नन को दिया गया। किस भारतीय को दिया गया? रवि कन्नन को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल भी कहते हैं। आगे आ जाओ। अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी में किसको दिया गया, अंग्रेजी में किसको दिया गया और उर्दू में, तो हिंदी में दिया गया भैया संजीव कुमार को। संजीव कुमार को। और इनकी रचना का नाम था मुझे पहचानो। मुझे पहचानो। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में दिया गया नीलम शरण को। नीलम शरण को। और इनकी रचना का नाम है रेक्यूम। रेक्यूम इन रागा। रेक्यूम इन रागा जानकी। इनकी रचना का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। उर्दू में दिया गया सादिका नवाब को। सादिका नवाब को। और इनकी रचना का नाम है राजदेव की। राजदेव की अमराई। राजदेव की अमराई। फिर सुन लो, दिखाई पड़ रहा होगा सबको। रेमन मैग्सेसे से मिला है 2023 में रवि कन्नन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन मैन हिंदी अंग्रेजी उर्दू का पूछा जाता है तो हिंदी में दिया गया संजीव कुमार मुझे पहचानो। अंग्रेजी में नीलम शरण को। रचना का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। उर्दू में दिया गया सादिका नवाब को। और इनकी रचना का नाम था राजदेव की अमराई। क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में लिखा है कि दिव्यांगजनों के लिए अटल बिहारी के नाम पर देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया? ये दिव्यांगों के लिए खोला गया और बड़ा हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये खोला गया है। इसका आंसर होगा ग्वालियर में। कहां खोला गया भैया मेरे? ग्वालियर में। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए भाई अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। कहाँ गया भाई? अच्छा मक्की उठी वो। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ कि भारत सरकार ने हाल ही में कौन सा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? अब एक नया बोर्ड बनेगा। भारत सरकार ने नए बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की है, तो इस बोर्ड का नाम बताएं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है कि मिर्च बोर्ड कि धनिया की सब्जी बोर्ड? तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। कौन सा बोर्ड? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ओके, कोई डिटेल नहीं बतानी इसमें भाई। 19 में आ जाओ। हाल ही में हेरिटेज ट्रेन का संचालन किस राज्य में हुआ? हाल ही में हेरिटेज ट्रेन का संचालन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ठीक, इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा डीपली नहीं। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो भारत के बाहर किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है? तो इसका आंसर होगा नहीं। आधे लोग मॉरिशस टिक रहे हैं क्योंकि मॉरिशस में नहीं, भारतीय ज्यादा है, लेकिन आंसर इसका अमेरिका। ठीक, अमेरिका है। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाओ 21।
किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया है 2023 में असम। ठीक, और ये विश्वनाथ घाट गांव कहां पर है? ये असम में स्थित है। कम शब्दों में समझते चलो भैया ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। राष्ट्रीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां खोला गया? भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर, तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 23 पर। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व केंद्र जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती कहां पर है? तो 54वां टाइगर रिजर्व केंद्र नया बना है 2023 में। ये कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही है आंसर, मध्य प्रदेश में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 24 पर। वर्ल्ड तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वर्ल्ड तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, एक क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका आंसर होगा ओजस देवताले। कौन? ओजस देवताले जो हैं वर्ल्ड तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतना वाला ये पहला भारतीय है। पंकज अडवाणी के बारे में सुन लो। किसी भी खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाला अगर भारतीय पूछा जाए तो पंकज अडवाणी के नाम पर टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 25। गणतंत्र दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण हमने किस देश को दिया है? किसको बुलाया है इस बार 2024 में? तो हमारे यहाँ इस बार आएंगे 2024 में गेस्ट के रूप पर अमेरिका के राष्ट्रपति। किसको बुलाया है? अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया हमने भाई, कि आप लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाला विधेयक का नाम क्या है? देखिए 2023 में काफी चर्चा में रहा। जैसे ही नई संसद भवन बनी और संसद भवन बनने के बाद तुरंत एक विधेयक पारित हुआ जिसमें कहा गया राज्यों की विधानसभा लोकसभा में अब महिलाओं को 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी, पहले आरक्षण नहीं था। तो इस विधेयक का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन विधेयक। नारी शक्ति वंदन विधेयक। और एक कौन सा संविधान संशोधन था? 128वां। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? 128वां। चलिए भाई, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? अब तो नए संसद भवन में सब लोग पहुंच गए। संविधान भवन है कि संविधान सदन है कि संविधान सभा कि संविधान हाउस? बताएं। बिल्कुल सही जवाब है कि पुराने संसद भवन को अब हम लोग संविधान सदन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पुराने जो पुराना संसद भवन था उसी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी वजह से इसको यहाँ पर हम लोगों ने संविधान सदन भी कहा है। ध्यान रखना, संविधान सदन। क्वेश्चन नंबर 28। एक देश, एक चर्चा में है भैया और इसकी सिफारिश भी की जा रही है कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर किसके नेतृत्व में एक कमेटी बनी है। ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि एक देश में एक ही बार में ये भाई लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रधानी के, चेयरमैनी के सभी चुनाव एक साथ करा दिए जाएं ताकि कम खर्चा हो। तो किसके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है? तो भैया इनका नाम है रामनाथ कोविंद। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों के लिए 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? जो पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उसके लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये सबको मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। एक बात और याद रखना, विश्वकर्मा जयंती पर शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मिष्टी योजना अगर पूछी जाए, पीएम मिष्टी, ये मिट्टी लिख दिया है, तो इस योजना का संबंध किससे है? तो पीएम मिष्टी योजना का संबंध है, ध्यान रखना, समुद्र किनारे आप जानते हैं, एक क्वेश्चन हो, ये तीनों पूछे जाएंगे। समुद्र किनारे क्या करना है? मैग्रोव वन स्थापित करने के लिए। समुद्र किनारे कौन से वन? मैग्रोव वनों को स्थापित करने के लिए ये योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री मिष्टी योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि नया सवेरा योजना किससे संबंधित है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र हैं
अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा देने के लिए हमने कौन सी योजना शुरू की है? नया सवेरा योजना। अमृत धरोहर योजना पूछी जाए तो अमृत धरोहर योजना किसके लिए शुरू हुई है? जो भारत में आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड क्षेत्र हैं, जो नम भूमि क्षेत्र हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनकी उन्नति या तरक्की की जाए। रिपीट सुन लें सभी लोग। जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री मिष्टी योजना जो है समुद्र किनारे मैंग्रोव वन लगाने के लिए है। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए है। अमृत धरोहर योजना जो है वो आर्द्र भूमि को और बढ़ाने के लिए है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 30 पर। इसरो का प्रथम सूर्य मिशन 2023 जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? इसरो के सौर मिशन का नाम क्या है? तो लगभग मालूम होना चाहिए, इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची भी होता है, आदित्य L1। और वीडियो के अंतिम प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, इसके बाद एंड होती है कहानी अपनी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया 2023 में? तो इसका आंसर होगा जय वर्मा। इन तीनों महिलाओं के बारे में भी जान लें। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज वकील, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला वकील पूछी जाए तो इंदु मल्होत्रा ये जज हैं और प्रथम महिला वकील होकर महिला वकील। पीटी ऊषा के बारे में पूछा जाए, भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर पूछी जाए तो पीटी ऊषा हैं। और माधवीपुरी के बारे में है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, तो हाँ जया वर्मा कर दें, ओके। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको हम सेबी कहते हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी हैं। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा। इंदु मल्होत्रा कौन है? इंदु मल्होत्रा वो हैं भारत की प्रथम महिला वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हो, उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। पीटी ऊषा कौन है? भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और माधवीपुरी कौन है? सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।